इस आयोजक कमेटी के 3 साथियों में से सबसे पहले उगते हुए सूरज हमारा छोटा भाई पुष्पेंद्र कुमार और श्री भरत सिंह लोधी जी व श्री सुखबीर सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा काम करके आज समाज को नई दिशा देने की कोशिश की है। और इसके साथ ही आज के हमारे अध्यक्ष जी तो मंच पर और मंच के सामने उपस्थित सभी विद्वानजन, सबसे पहले अपने पूर्वज श्री पेरियार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संक्षेप में कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा। आप लोगों ने उनके बारे में बहुत कुछ जान लिया है। एक घटना मैं भी छोटी सी बता देता हूं कि उनके गांव में कोई भी वंचित समाज का व्यक्ति, ओबीसी और एससी के लोगों को प्रसव की महिलाओं को प्रसव करने का अधिकार नहीं था उनके गांव में। तो लड़की के पिताजी के पास उसकी है कि हमारे यहां एक महिला ने बच्चे को जन्म गांव में दिया है। तो जिन लोगों को अनुसूचित जाति के लोग कहा जाता है, उनको बच्चे पैदा करने का अधिकार भी गांव में नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सब जितने भी लोग हरिजन हैं, मैं यहाँ कुछ विशेष ध्यान चाहूंगा सबका। सब लोग अपने हाथ में गड़सा और भाला लेके आए मेरे साथ और बताते हैं पूरे गांव वालों को कि बच्चा पैदा हुआ है और गांव में हुआ है ना। तो ये काम उन्होंने किया और उस दिन के बाद जो एक परंपरा चली आ रही थी वो खत्म हुई, कुरीति खत्म हुई। और सारी बातें तो आपने जानी ही है। उनकी जो मंशा थी वो ये थी कि पिछड़े वंचित लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों को न्याय मिले। उसके लिए तमाम हमारे बीच में महापुरुष होते रहे हैं और सबका उद्देश्य यही रहा है। और इनकी चाल काटते हुए एक तरफ वो लोग बैठे हुए हैं, तमाम रास्ते जानते हैं और तमाम तरह से हमें और हमारे सभी साथियों को पता नहीं होगा, वो प्रयास करते हैं कि इन्हें भी हैक कर ले, इन्हें भी हैक कर ले, सबको हैक करने की स्थिति जानते हैं। अगर श्री हरि सिंह जी सीधे हैक नहीं हो सकते तो पता लगाएंगे कि इनके जानने वाले लोग कौन कौन हैं, उन लोगों को हैक करेंगे। अगर वहां से भी नहीं हो सकते तो और तीसरी श्रेणी में कौन लोग ऐसे हैं जिनकी ये लोग बात मानते हैं, उन्हें हैक कर लेते हैं। आज सिस्टम पूरा उन्हीं के हाथ में है। आपने देखा था नीट का ये परिणाम आया, सुप्रीम कोर्ट कहता रहा कि हम अन्याय नहीं होने देंगे, अगर गड़बड़ होगी तो परीक्षा दोबारा कराएंगे। लेकिन 1.5 महीने तक सुप्रीम कोर्ट आश्वासन देता रहा और मेरा अपना मानना है वो समय इसलिए दिया था कि तुमने 30 लाख से 60 लाख रुपए एडमिशन में दिए हैं, तो यहां भी कुछ दे दो तो हम तुम्हें इस परीक्षा को जायज ठहरा देंगे। तो इतने रुपए हम और आपके समाज में से कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है और जरूर ऐसा हुआ होगा, इसलिए ये समय दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यहां पर स्मिता का उल्लंघन नहीं हुआ, इसलिए परीक्षा वैध ठहराई जाती है। तो ये जो लोग पकड़े गए हैं वो कौन थे? तमाम लोग जेल में गए हैं इस परीक्षा में। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की पीसीएसजे की परीक्षा में 50 कॉपियां बदली गई, मुख्य परीक्षा की 50 कॉपियां। ये आयोग ने, हाई कोर्ट ने कहा ये कब से हो रहा होगा। ये लोग परीक्षा क्यों कराई जाती है? इसीलिए परीक्षा कराई जाती है। पेपर बनाने वाला कौन होगा? वही होंगे। परीक्षा लेने वाले कौन होंगे? कॉपी जांचने वाले कौन होंगे? इंटरव्यू लेने वाले कौन होंगे? और अगर कुछ गलत हो जाए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर रिट जाती है तो उसको सुनने वाले कौन होंगे? तो मेरा अपना एक निवेदन है कि हम लोग कई मंचों पर जाते हैं, सब लोग वही है, तो कुछ एक समिति ऐसी बनाई जाए जहां से एक आवाज उठनी चाहिए कि पिछड़ों और दलितों के न्यायालय में जितने भी मुकदमा चल रहे हैं, चाहे यहाँ हो, चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, पिछड़े और दलितों का जज ही सुनेगा। ये हम लोगों को मांग करनी होगी, तब हमें न्याय की उम्मीद हो सकती है। पहले रिजर्वेशन पर
सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि पहले 50% अनारक्षित लोगों की सूची बनाई जाएगी, उसमें चाहे भले ही वो बैकवर्ड के हो, शेड्यूल कास्ट के हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति के हो, उनकी उसके बाद में रिजर्वेशन की लिस्ट बनाई जाएगी। लेकिन उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया और ये कह दिया कि 27% से ज्यादा ओबीसी के लोग नहीं हो सकते हैं। ये संविधान की मंशा नहीं है। अगर हम संविधान के मूल अधिकारों को पढ़े तो इन्हें बराबरी पर लाने की बात कही गई है। जो लोग लगभग 60% है उन्हें 27% से ऊपर नहीं बढ़ने देंगे, और जो सदियों से दबे हुए हैं उनको रिजर्वेशन की सीमा में रखा जाएगा। तो कैसे हम लोग उनके बराबर पहुंच पाएंगे? और ये तो रही आधी बात। दूसरी बात यह है कि ये इनके चतुर चांडाल लोग, इन लोगों को पता होता है कि कौन सा विषय सामाजिक मुद्दा बन रहा है, किस तरह आंदोलन हो सकता है। उस मुद्दे की रिट हाई कोर्ट में इनके चतुर लोग कमजोर तथ्यों के साथ में दायर कर देते हैं कि ये वकील साहब आएंगे तो ये बात लेके आएंगे, ये लाएंगे, उससे पहले इनकी दूसरे वकील साहब की रिट खारिज कर दो। उन्हीं के लोग आएंगे और रिट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और वो रिट खारिज करवा दी जाती है। फिर ले गए आप अपना मुद्दा उठा करके, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, इस पर तो रिट पहले खारिज हो चुकी है, चाहते हो तो कर दो, और करोगे तो परिणाम वही होगा कि इस मुद्दे को पहले सुना जा चुका है, इसलिए आपके मुद्दे को नहीं सुना जाएगा। ये क्या है? और ये जो एमबीबीएस की फीस जो बढ़ाई गई है, उसके पीछे मेरा अपना मानना है, आप भी उस पर विचार करें, सभी लोग विद्वान हैं। वो इसलिए बढ़ाई गई है कि पैसे वाले तो इसे दे सकते हैं और बिना पैसे वाला कभी इसे दे नहीं सकता है। और इसमें क्या क्या होता है, ये जो कोरोना आया था, कोरोना में सारे जो लोग गए उनको मार करके उनके बॉडी के जितने भी वाइटल पार्ट्स थे, मैं ध्यान चाहूंगा सभी लोगों का, बाबूजी ध्यान चाहूंगा थोड़ा सा, कि जो कोरोना में लोग मारे गए उनके शरीर के सारे अंगों का बाजारीकरण हुआ, बाजार में बेचे गए निकाल के। न तो कोरोना से कोई मरा था और न बीमारी से मरा था, उन लोगों को मारा गया था, सारे अंगों को निकाल लिया गया। यही आज के समय में अस्पतालों में हो रहा है। 2-3 दिन पहले एक न्यूज इस पर फेसबुक पे आई थी कि लड़कियां आज के समय में विचलित हो जाती है, अपने घर छोड़ के चली जाती है, उम्र कैसी होती है वो उस पर नियंत्रण नहीं रख पाती। परिणाम ये होता है कि उन लोगों को ले जा करके उनके शरीर की करोड़ों रुपए में सौदा कर देते हैं, डॉक्टरों के यहाँ से वो अंग उनके प्रत्यारोपित करा देते हैं पैसे वालों के यहाँ। एक एमबीबीएस करने में 1 करोड़ रुपए खर्च हो जाए, क्या फर्क पड़ रहा है? 2 करोड़ हो जाए, क्या फर्क पड़ रहा है? एक किडनी जिंदगी में अगर किसी की ट्रांसप्लांट कर दी चोरी से तो पैसे निकल आए। तो ये जो हो रहा है ये भी किसी को राहत दिख रहा है, इस पे बिल्डोजर कल चलेगा। रिजर्वेशन में देखिए कितनी हो रही है ये शिक्षकों के रिजर्वेशन का, किसको पता नहीं है। सरकार ने हाई कोर्ट में ये माना, कह दिया कि हमने 6800 अध्यापकों की नियुक्ति गलत कर दी है, और मुख्यमंत्री देख रहा है क्या ये उस मेरिट को दोबारा नहीं बना सकता था, क्यों हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है, क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। फिर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच का आदेश आया, तो फिर कहा कि दोबारा लिस्ट बनाओ। क्या ये काम यही योजना बन रहा है? ये नहीं कर सकता था, ये बेईमान बैठा है। क्या बिल्डोजर इस पर नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं है। बिल्डोजर चलेगा तो अमुक समाज पर चलेगा, अमुक जातियों पर चलेगा। क्या ये कुलदीप सेंगर का बिल्डोजर चला? नहीं चला ना। क्या टेनी मिश्रा में बिल्डोजर चला? क्या बिल्डोजर चला? इनका नहीं चलना चाहिए क्या? और कहां चले क्या? उन्हें कहना चाहिए कि हम इन लोगों को बिल्डोजर चलाएंगे। कोई है कहने वाला? सत्ता तक पहुंचा दो। मेरा अपना मानना है जितने भी एबीसी एससी के नेता है और पार्टियां है, वो भी इनकी यहां गिरवी रखी हो, इनके अनुसार संचालित होती है। इनके कहने से टिकटें अक्सर ज्यादातर बांटी जाती है कि वहां से लड़ाओ, वहां से लड़ाओ। तो हम आजाद है कहां? जिन पर हम भरोसा करते हैं वो आजादी हमारे पास, वो खुद वहां पे के हुए हैं। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, संकेतों में आप समझ ले। चाहे शादी का मामला हो, चाहे पार्टी में आगे बढ़ाए जाने का मामला हो, तो वहां पर वो तो बैकवर्ड वालों को आगे बढ़ाया जाता है, न दलितों को आगे बढ़ाया जाता है, उन्हीं लोगों को सवर्णों को आगे बढ़ा दिया जाता है। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। हम लोग चाहेंगे जाएंगे, इसके लिए हमें आंदोलन करने होंगे। और अब तो कुछ समय बाद ये स्थिति आ रही है कि हम बोल भी नहीं पाएंगे।
और जब बोल नहीं पाएंगे उसके लिए फिर हमको वही काम करना पड़ेगा जो आजादी के लिए पहले हुआ था। हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें जेल में ले जाएंगे, मुकदमा लिखाए जाएंगे, झूठे इनकाउंटर कराए जाएंगे, और हो रहे हैं इनकाउंटर को देख रहे हैं आप, गिरफ्तारी हो जाती है, उसके दूसरे दिन तीसरे दिन इनकाउंटर हो रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि न्याय के वृक्षा में अंग्रेजों ने भी किसी भी आदमी को नहीं मारा था, किसी को न्याय के वृक्षा में जहर देकर नहीं मारा था, न्याय के वृक्षा में किसी आदमी को गोली से नहीं मरवाया था। न्यायालय से फांसी का आदेश कराते थे तब फांसी होती थी। लेकिन ये तो समय उनसे भी ज्यादा खतरनाक चला आ गया है हमारे यहाँ साथ में। अब आप देखिए, एक तरफ विकास की बात करते हैं तो विकास कहां से होता है? किसान से, मजदूर से। किसान अगर अन्न, दाल, सब्जियां और ये आपका दूध पैदा न करे तो हमारे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। श्रमिक अगर ये निर्माण का काम ना करे तो भवन नहीं बन सकते, सड़कें नहीं बन सकती, रेल नहीं बन सकते, हवाई जहाज नहीं बन सकते, अस्पताल नहीं बन सकते। और मजदूर फैक्ट्री में काम ना करे तो मोबाइल नहीं बन सकते, मोटरसाइकिल नहीं बन सकती, साइकिल नहीं बन सकती, कार नहीं बन सकती। जो विकास का असली काम है वो किसान और मजदूर करता है। और इनके भुगतान की, इनकी मजदूरी की, इनके वेतन को तय करने वाले वो लोग हैं जो कभी काम नहीं करते, जो कभी काम नहीं करते हैं। तो लोगों को ज्यादा देकर संविधान सभा में बहस हुई थी कि देश के लोगों की आमदनी में क्या अंतर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम में। तो निष्कर्ष निकाला गया कि 1 अनुपात और 15 अनुपात से ज्यादा बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। यही अंतर चपरासी और राष्ट्रपति के लेकर में रखा गया। और आज भी अगर आप देखेंगे तो यही अनुपात आता है। तो देश के नागरिकों में बात कही गई थी और वो बात कहां तक सिमट के रह गई? सरकारी कर्मचारियों तक। उसके बाद में आप देख रहे हैं हमारे ही देश में राष्ट्रपति से कई गुना ज्यादा वेतन प्राइवेट सेक्टर के लोग ले रहे हैं। इन्हें किसने इजाजत दे दी है? ये किसने किसकी इतनी संपत्ति इकट्ठे करने? अदानी और अंबानी जैसे 1-2% लोगों पर भारत की जो संपत्ति का केंद्रीयकरण हो गया है वो हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना और संविधान के मूल अधिकार और हमारे नीति निर्णय से बिल्कुल विरोध हुआ है और वो सारा असंवैधानिक है। अदानी अंबानी जैसे लोगों की संपत्ति असंवैधानिक है, अवैध है, और इन पर अगर देश की जनता कोई कब्जा कर लेती है तो इसमें कोई किसी अपराध नहीं बनता है और न कोई किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता है। मैंने एक और लिखी थी, किसी यही लिखी थी कि अदानी और अंबानी जैसे लोगों की संपत्ति सारे देश की संपत्ति है भारतीय संविधान के इन प्रावधानों के अनुसार। तो अगर ये देश की जनता इस संपत्ति पर कब्जा कर ले अभी तो कोई अपराध बनेगा। किसी की कमेंट मेरी इस पोस्ट पर नहीं आई थी पूरी इंडिया में से। तो भाई अगर हम इतने डरेंगे, हमें अब 1-15 के बात को लाना होगा 1-10 में। संपत्ति और आमदनी 1:10 में लाने के लिए हमारी नौकरी शामिल कर दो उसमें से को। और हमारा दूध, जिनकी आमदनी कम है उनको 50 रुपए लीटर है। डीएम साहब की आमदनी 2 लाख रुपए है। एक किसान मजदूर जिसकी 5 या 6 हजार रुपए से ज्यादा आमदनी नहीं होती है, मजदूर को अगर 50 रुपए लीटर दूध मिलेगा, चलो 10,000 मान लो मजदूर की, उसे 50 रुपए लीटर मिलेगा। और डीएम को दूध 2 लाख रुपए लीटर में मिल रहे हैं तो 20 गुने का अंतर है, दूध भी 20 गुना महंगा मिलना चाहिए। रेल में यात्रा करता है आदमी, तो हम जहां 100 रुपए टिकट में यात्रा करते हैं वही पैसे वाला उसी यात्रा को 1500 में करता है। जब वहां दे सकता है तो वो दूध को भुगतान में क्यों नहीं देगा? पैसा उसे इसी बात के लिए दिया जा रहा है कि वो खर्च भी करे। उसके पैसे के खर्च का हम हिसाब देंगे कि डीएम साहब बताइए आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं, फ्री का आवास, इतनी सुविधाएं, तो क्या आपका जो पैसा और जो शेष बचता है वो कहां जाता है? उसका हिसाब दीजिए। ये देश की जनता का पैसा है, ये कलेक्शन के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा, संग्रह करने के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा, आपका खाता भारी करने के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा, आपकी जरूरतें पूरा करने के लिए पैसा दिया जा रहा है। इसलिए हमें ये भी हिसाब मांगना होगा। और लोग वेतन का निर्धारण लोगों की मेहनत के अनुसार होता है। पढ़े लिखों ने संसद में कानून बना दिया कि जो कागजी काम करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन पर ज्यादा लोड पड़ता है, और वो जब लोड पड़ता है तो उन्हें वेतन भी ज्यादा इसी के दिया जाता है। तो मेरा मानना है कि जो आदमी मेहनत ज्यादा करता है उसकी ऊर्जा भी ज्यादा खर्च होती होगी, होती है कि नहीं होती है?
और जब ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है तो उस ऊर्जा की पूर्ति कहां से करता है आदमी? भोजन से करता है। तो जो कागज पर मेहनत में ज्यादा काम कर रहा है वो भोजन भी ज्यादा खा सकता है, हमसे ज्यादा दूध भी पिएगा, रोटी भी खाएगा, सब्जी भी खाएगा। और अगर ये चीजें नहीं खाता है तो ये बात झूठ है कि मेहनत करने वाला, कागज में काम करने वाले पर ज्यादा मेहनत पड़ती है। फावड़ा चलाने वाले को एक बराबर में बिठा लो, एक डीएम साहब को बिठा लो, कागज का काम करते, जो ज्यादा खाते हैं उसकी ज्यादा जरूरत है, उसे पैसे की जरूरत है। डीएम साहब को इतने की जरूरत नहीं है, उस किसान को, मजदूर को जो ज्यादा काम करता है उसको जरूरत है इन चीजों की। ये चीजें करनी होगी। और हम लोग आंदोलनों से जुड़े हैं। मैं बहुत संक्षेप में करते हुए, हम लोग आंदोलनों से जुड़े हैं। आंदोलन में आते समय हम अपने हाथ में किसान हैं, मजदूर हैं, दराती और फावड़ा, विशेष रूप से किसान यूनियन से मेरा निवेदन है कि आप निवेदन करेंगे जब तक फावड़ा खाली हो जाएगा तो बिल्कुल डर पैदा आपका नहीं होगा। हम करने और मरने आए, हिसाब लेंगे फावड़े की नोट पे। ये फावड़ा जब तुम्हारा पेट पाल सकता है तो तुम्हारा पेट भी फाड़ सकता है। ये इस बात के लिए आया है। क्रांतियां हमेशा ऐसे ही हुई है और हमारे प्रदेश के राजनीतिक भविष्य के लिए और जो वर्तमान है उस पर मैंने दो पंक्तियां लिखी हैं। वो उन दो पंक्तियों को कहते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि जो आज जो हो रहा है, हम पिछड़े और दलित सब एक क्यों नहीं है और हम ज्यादा है, 80-90% है। 90 करोड़ लोग 5 करोड़ राशन पर जिंदा हैं और बड़े खुश हैं, गीत गाने गा रहे हैं उनके। तो मैं कहना चाहूंगा कि ध्यान चाहूंगा मंच का कि ये मेरी खुद की बनाई हुई पंक्तियां हैं कि पोत डूब रहा लोकतंत्र का, वंचित कैसे हित भूलेंगे। वंचित का मतलब हम सभी लोग, जब लोकतंत्र का ये डूब जाएगा तो कैसे हित भूलेंगे। यादव जाटव लोधी कह रहे हम नहीं पहले डूबेंगे। ये अहंकार इस समाज की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जिस अहंकार की वजह से हमारे ओबीसी और एससी के लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे कि यादव जाटव लोधी कह रहे हम नहीं पहले डूबेंगे, खत कौम और घना बुलाए मत कहकर प्रतिकार करो। जिन्हें खत कौम कह देते हैं ना, तो उनको कह करके उनका प्रतिकार मत करो। अगर अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा हक डूबा तो तुमको भी हम नहीं डूबेंगे। यही वजह है जिसकी वजह से हम डूब रहे हैं और आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है। और मैं चाहूंगा कि कुछ चीजें उसमें जुड़नी चाहिए। हमारे आंदोलनों में आगे के लिए कचहरी पर रणनीति बननी चाहिए और वहां पर चलना चाहिए। और एक बात और कहना चाहूंगा संक्षेप में कि हमारे एटा का विकास, भौगोलिक और व्यक्तियों का विकास, आर्थिक विकास इसलिए नहीं हो पाता है कि हमारी कनेक्टिविटी रेल से नहीं है। अगर रेल से हो जाए तो हमारे यहाँ के नागरिक पूरे भारत में भ्रमण करें और भ्रमण करने से जितना हम सीखते हैं उतना हम किताबों से कभी नहीं सीख पाते। दूर लोग जैसे पेरियार जी के पास ये गए तो गए होंगे ना, मिले तब ना। हम लोग घर से भी निकले तो साधनों की कमी, पैसा इतना है नहीं, लेकिन फिर भी जैसे भी हो सकता है निकलने की कोशिश करें और दूर दूर के लोगों से भी संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बेटा, जय उत्तर प्रदेश, जय भारत, जय जगत, जय जगत। धन्यवाद।